नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल स्पेशल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे जम्मू कश्मीर के बडगाम में मजदूरों पर हुए आतंकी हमले की घटना को लेकर के लगातार नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। हालांकि मजदूरों के पर हुए आतंकी हमले के बाद से फिलहाल कुछ आतंकियों को जो है वो जवानों की ओर से ढेर कर दिया गया है। वहीं इस घटना को लेकर के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी बयान दिया है और उन्होंने इस घटना की निंदा की है। सिक्योरिटी लैप्सेस का प्रश्न नहीं है। यह तो आप जानते हैं कि पहले कितनी आतंकवादी वारदातें होती थी। अब तो बहुत ये कहा जाए कि अब पहले के कंपैरिजन में बहुत ही नगण्य हुई हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से सजग हैं और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी कि फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट भी होगा। जिस तरह से परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद का टेररिस्ट अटैक बढ़े हुए हैं, कुछ जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो, ऐसा ये नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं इधर 1, 2, 3, 4 घटनाएं हुई हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हैं और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से सजग हैं और उसका जवाब भी दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी गए। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हो रही टिप्पणियों को लेकर के प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि लोग जितना पीएम के खिलाफ बोलेंगे उतना ही पीएम मोदी जो है वो विकास के काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी का खिलाफ वो लोग जितना बोले इतना ही लोगों का प्रधानमंत्री का ऊपर प्यार सम्मान बढ़ जाते हैं। आज पिछली 11 साल और उससे पहले भी प्रधानमंत्री का ऊपर जितना बार उन्होंने हमला किया है इतना बार उनका जो भी बसा कुसा है वो भी खत्म हो गया है। तो इसीलिए मेरा निवेदन होगा विपक्ष को, अगर आप लोगों को कहीं भी सत्ता पे आना है पहले सीख लो कि मोदी को क्रिटिसाइज मत करो, तभी आपका काम हो सकता है। प्रधानमंत्री जी का खिलाफ वो लोग जितना बोले इतना ही लोगों का। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की, जिन्होंने कहा है कि आज दिवाली के बाद परंपरागत रूप से लखनऊ में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें उन्होंने शिरकत की और बड़ी संख्या में पतंग प्रेमी जो है इस दौरान वहां मौजूद रहे। आज दिवाली के बाद जमघट के दिन परंपरागत रूप से लखनऊ में पतंगबाजी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में पतंग प्रेमी इकट्ठा हुए। सभी हमारे काइट क्लब से इकट्ठा हुए। विजेताओं को हमने पुरस्कार वितरण किया है। परंपराएं जारी रहना चाहिए। लखनऊ वासी अपने परंपराओं को जारी रखेंगे और सब लोग एकजुट हैं। सब लोग भाई एक साथ मिलकर के इस त्योहार को मना रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, हरियाणा चुनाव के संबंधों में पार्टी की शिकायत पर चुनाव आयोग के जवाब पर कांग्रेस पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के महासचिव प्रभारी संचार जयराम रमेश ने इसको लेकर के प्रतिक्रिया दी है। दे दिया, आप लोग भी रिप्लाई दे रहे हैं, क्या मामला समझा? देखिए, 9 तारीख को हमारे एक प्रतिनिधि मंडल वरिष्ठ नेता हम लोग गए, 10 लोग गए। 20 सीटों में हमारी शिकायत थी। 20 सीटों में शिकायत थी, कागजात थे, हमने सबूत भी दिया, पेश किया, बातचीत हुई और चुनाव आयोग ने कहा हम इसकी जांच करवाएंगे। ठीक है। 20 दिन बाद हम 9 तारीख को मिले और 20 दिन बाद चुनाव आयोग का हमें जवाब आता है। वो जवाब ही नहीं है। जो हमारे स्पेसिफिक आरोप हैं, हमारे जो स्पेसिफिक चार्जेस हैं, जो हमारी शिकायतें थी, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, उस पर तो कोई जांच नहीं हुई है। अपने आप को क्लीन चिट देते हैं और वो ही नहीं, वो लिखते हैं कि हमने आपसे मुलाकात की। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे, आपने क्या हम पर कोई एहसास किया है? हम राजनीतिक दल हैं, हमारा आपसे मिलना हमारा हक बनता है, हमारा अधिकार बनता है। आप एक चुनावी संस्था है, संवैधानिक संस्था है, आपका कर्तव्य बनता है। कर्तव्य पद से आप दूर नहीं है। निर्वाचन सदन कर्तव्य पद के पास ही है, पर आप अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। आपका कर्तव्य क्या है? राजनीतिक दलों से मिलना, उनको सुनना। पर जो जवाब आता है, चौंका देने वाली जवाब है। मैं तो हैरान हो गया, मैंने कभी ऐसा जवाब नहीं पढ़ा है। और जैसे शिकायत अराजकता आप फैला रहे हैं, सिविल अनरेस्ट फैला रहे हैं। अरे, ये क्या जवाब है? तो हमने 20 सीटों पर शिकायतें दी हैं, उस पर आप कहिए
कि ये सही है, ये सही नहीं है, हमने ये जांच कर, वो ठीक है। हम लोग तो तैयार थे, ठीक है, हम दल मिले, हम शिकायतें हमने उनके सामने रखे और उन्होंने हमें जवाब दी। उस पर हम बिल्कुल इस मामले को बंद करने वाले थे, पर जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया, उस जवाब का जवाब, काउंटर जवाब देना हमारा फर्ज बनता है और हमने वो जवाब दिया है। तो मेरी गुजारिश है चुनाव आयोग से, आप समझिए आपका कर्तव्य क्या है। आपका कर्तव्य है सुनना, पार्टियों को गाली नहीं देना, पार्टियों को बदनाम नहीं करना, और जो नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री के आदेश पर काम नहीं करना। आप एक संवैधानिक संस्था है। आपने ईवीएम की जो बात कही है, भी नहीं आया उस पर, तो कोई जवाब ही नहीं आया। और जवाब देखिए ना, क्या सिर्फ इल्जाम ही इल्जाम है, और कांग्रेस पार्टी के नेता को बदनाम करने में लगे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात, अराजकता हम फैला रहे हैं, सिविल अनरेस्ट हम फैला रहे हैं। ये क्या बात है, और चुनाव आयोग से। तो ठीक है, अभी हमने जवाब दिया है और चलता रहेगा। लेकिन सर ये चीजें कैसे पॉसिबल होंगी? आप लोग ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम में बात करते हैं, चुनाव आयोग आपको जवाब देता है, और जो आपके जो दल है आपके सामने जिनसे आपकी लड़ाई है, वो कहते हैं कि ईवीएम जो है, जब नहीं, हम देखिए, हमने हमने वीवीपैट के बारे में हमने मुलाकात मांगी थी, हमने टाइम मांगा था, समय मांगा था चुनाव आयोग से। उन्होंने हमें 1 साल 1.5 साल तक उन्होंने ये मामला टाला, हमें मिला ही नहीं, उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। तो हम ये मामला उठाते रहेंगे। हमारा क्या है, हम या अदालत जा सकते हैं या ईसी के पास जा सकते हैं। अब तक हम ईसी के पास ही गए हैं, ईसी से मुलाकात की कोशिश की है, उनको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, बातचीत अच्छी तरह की होती है, वो सुनते हैं हमें रोकते नहीं है, हम बोलते हैं उनको। पर जिस तरीके से खत आता है, मैं समझता हूं क्या है ये। जैसा कि मैंने कहा ना, हमारा ये कोई एहसान नहीं कर, ये स्पेशल फेवर नहीं दे रहे हैं हमें, हमसे मुलाकात करके। ये हमारा फर्ज बनता है और उनका कर्तव्य बनता है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासी वार पलटवार जो है वो शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के कहा कि उनके मुंह से जो निकलता है वो दिखता है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्ध बननी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। उस समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से जो निकला है, उन्होंने दिखाया है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बननी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं, उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। जस्ट आपने देखा होगा पिछले 2-3 बजट से जो प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी एंड द लग्जरी आइटम्स के ऊपर ग्रेजुअली टैक्स एंड ड्यूटी बढ़ाई गई है और जरूरतमंद जनता को अनाज मुफ्त मुहैया कराया गया है। मोदी जी का यह विचार उस भगवान राम के आदर्श से प्रेरित है, चूंकि दीपावली का पर्व है, जिनके लिए लिखा गया है कि मणि माणिक महंगे किए और सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो लग्जरियस आइटम्स के ऊपर टैक्स और गरीब व्यक्ति के लिए अनाज की उपलब्धता। मगर अफसोस की बात यह है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं और उन्होंने निश्चित रूप से कांग्रेस का वो दौर भी देखा है जब कांग्रेस में कुछ एक समझदार नेता होते थे, जिन्होंने वित्तीय संकटों के बीच में भी देश को सही दिशा दी, जैसे पीवी नरसिम्हा राव और प्रणब मुखर्जी।
तो हो सकता है आज के इस राहुल गांधी के एरा में, कभी कभी कहा जाता ना कि जिह्वा पर सरस्वती विराजमान हो जाती हैं, तो उनके मुंह से वह सत्य स्वतः निकल गया, या यूं कहें जो हकीकत थी वो जुबान पर खुद ब खुद आ गई। अब उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि एक गांधी की कांग्रेस थी और वहां से जो राहुल गांधी की कांग्रेस, यानी एक राष्ट्र के विचार से प्रेरित कांग्रेस और एक अर्बन नक्सल विचार से प्रेरित कांग्रेस के बीच की यात्रा खड़गे जी ने देखी होगी तो वही उनके दिल से कहीं ना कहीं निकला होगा। अब उनसे दबाव डलवाकर जो कुछ भी कहलवाया जा रहा हो, अब वो चाहे 7 गिनाएं या 17 गिनाएं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी से कि अब जो होना था वो हो गया। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध को मथे न माखन होए। अब जो होना था वो हो गया है। अब मैं इस विषय का आपको तथ्यात्मक जवाब देना चाहता हूं। कांग्रेस अपने किसी भी प्रॉमिस को कभी भी फुलफिल नहीं कर पाई, और जब जब वो सत्ता में आते हैं तो उस प्रदेश के लिए और देश के लिए आर्थिक चुनौतियां लेके आते हैं। हाल ही में उनकी सरकार जिन राज्यों में है उनमें करीब करीब 1.5 साल हो गए। कर्नाटक में आप जाके चेक कर लीजिए, कर्नाटक में 2021-22 में जो इन्वेस्टमेंट था वो 1,63,000 करोड़ था, अब 54,000 करोड़ पे आ गया। हिमाचल में आप याद करिए कि इन्होंने क्या दावा किया था कि हम पेट्रोल और डीजल के दाम कम कर देंगे, आते ही 3-3 रुपए बढ़ा दिए। और उसके बाद क्या स्थिति हो गई कि सरकार के पास कुछ ही दिनों में इतना पैसा भी नहीं रह गया कि वो सही ढंग से सैलरीज भी दे सके। हिमाचल में आपको याद हो, कहा कि सारी बहनों को जो कहा था 1,500 रुपए दे दिए, अभी तक की जो जानकारी है शायद 25-30 हजार से ज्यादा को नहीं मिला है, और फिर भी कहते हैं कि हमने सारा कर दिया है। कर्नाटक में तो आपने यह भी देखा कि वाल्मीकि योजना जो शेड्यूल कास्ट के लिए बनाई गई थी, उससे भी पैसा डाइवर्ट करने का उन्होंने प्रयास किया। जब इनके शासनकाल में महाराष्ट्र था और हमारे शासन में कर्नाटक था, तो इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक नंबर 1 हो गया था और महाराष्ट्र पीछे हो गया था, जबकि महाराष्ट्र में देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई। अब पुनः महाराष्ट्र फिर नंबर 1 पे आ गया है। तो यह दर्शाता है कि कांग्रेस जब जब सत्ता में आती है तो जो कहा गया वो कभी पूरा नहीं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी की, जिन्होंने गुजरात के सभी नागरिकों को गुजराती नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी है। गुजराती नए साल की गुजरात के सभी नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से शुरू हो रहा ये नया साल गुजरातियों के लिए एक बेहद है, खास है। विक्रम संवत 2081 ये अपने आप में एक सफल साल रहे। सभी गुजरातियों की मनोकामनाएं पूरी हो, सुरक्षित रहे, सभी लोगों को सुख समृद्धि सब प्राप्त हो, ऐसी मैं खास तौर पे सबको शुभेच्छा दे रहा हूं। खास तौर पे गुजरातियों में आज के दिन नए साल के रूप में बनाया जाता है। वीर राजा विक्रम सिद्धराज जयसिंह सोलंकी जी ने एक नारा दिया था कि अवंती में हो तो पाटन में क्यों नहीं, और यही नारे को लोगों ने एक्सेप्ट करके, यही नारे को लोगों ने अपना के अपने स्वभाव में, अपने सामाजिक जीवन में, अपने व्यापार में, अपने परिवार में आज के दिन विक्रम संवत करके नए साल की खास तौर पे मान लिया गया। और यही विक्रम संवत 2081 की आज से शुरुआत हो रही है। आज गुजरात के चारों ओर लोगों में खुशहाली है और गुजरात के सभी समाज, सभी वर्ग के लोगों को ज्यादा से ज्यादा सफलता प्राप्त हो, ऐसी मैं शुभकामनाएं देता हूं। जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले को लेकर के अगर हम बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का भी बयान सामने आया है और उन्होंने इस घटना की निंदा की है और मामले में कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। हमला किया गया बट फॉर्चुनेटली वो बच गए हैं, इंजर्ड दोनों हॉस्पिटल्स में। देखिए, इसमें एक बात जरूर है
इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि ये कैसे है कि हुकूमत आ गई है और ये हो रहा है। मुझे तो शक है कि वो लोग तो नहीं कर रहे हैं जो इस गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो क्यों नहीं पहले हो रहा था, आज क्यों, क्या वजह है? इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। हाँ, ये सब एक क्राइसिस पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त खानियार में भी अनफॉर्चुनेटली एनकाउंटर। हाँ, अगर वो पकड़े गए ना जो ये कर रहे हैं, पता लगेगा कौन कर रहा है। मारना नहीं चाहिए उनको पकड़ना चाहिए और पकड़ के उनसे पूछना चाहिए कि कौन उनके पीछे है, वही रास्ता। बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार भाजपा के नेता हेमंत सोरेन पर काफी आक्रामक है। ऐसे में बीजेपी सांसद दीपक प्रकाश ने भी जो है वो हेमंत सोरेन पर हमला बोला है और कहा है कि झारखंड में को आज अराजकता की ओर ले जाने का काम यदि किसी ने किया है तो वो हेमंत सोरेन ने किया है। बड़ा दुर्भाग्य है, पूरे झारखंड को आज अराजकता की ओर ले जाने का काम अगर किसी ने किया तो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया है। नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कौन किया? हमारी बहनों के साथ अनाचार और बलात्कार की घटना पूरे देश में सबसे ज्यादा हुआ तो किसने किया? किसके संरक्षण में चीजें चल रही हैं? और प्रकृति ने जो हमको खनिज संपदा दी उसको लूटने और लुटवाने का काम किसने किया? और आदिवासी और आदिवासियत की बात करते हैं, जन जंगल जमीन की जमीर को बेचने का काम अगर किसी ने किया तो हेमंत सोरेन की सरकार ने किया। और आदिवासियत की बात करते हैं, सबसे ज्यादा आदिवासी आज संकट में, आदिवासियत संस्कृति संकट में है, क्योंकि हम पेड़ पहाड़ और पर्वत को पूजा करने वाले लोग हैं, आज उजड़ रहे हैं। और चंपई सोरेन भी तो आदिवासी है, सीता सोरेन भी तो आदिवासी ही थी, उसको किस बेआबरू से आपने, बेरुखी से आपने बाहर निकालने का काम किया? वो कहाँ, वो न्याय था क्या? वो आदिवासी समाज के नहीं है क्या? तो आदिवासी के नाम पर ठगने का काम वो बंद करे, क्योंकि आदिवासी समाज आज जाग चुका है, वोट बैंक अब नहीं रह चुका है, वो अपने हक और हुकूक की लड़ाई लेने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच नेताओं की टिप्पणी पर नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। ऐसे में शिवसेना नेता अरविंद सावंत द्वारा शिवसेना नेता साइना एनसी पर की गई टिप्पणी पर शिवसेना नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई है। कोई अपमान नहीं हुआ है। अरविंद सावंत जी हमारे एक बहुत ही बुजुर्ग हमारे साथी और नेता है, सांसद है। क्या कहा अरविंद जी ने? अरविंद जी ने इतना ही कहा है कि ये जो कि भाजपा की महिला उम्मीदवार है वो इस क्षेत्र में मुंबई देवी में बाहर से आई है, इंपोर्टेड माल है। अगर इंपोर्टेड माल है बाहर का तो उसमें महिला का अपमान कहाँ होगा? आप सोनिया गांधी जी के बारे में क्या कहा था, प्रियंका जी के बारे में क्या कहा है आपने? हाँ, आप एक बार इतिहास खंगाल लीजिए 10-15 साल का, आपको पता चलेगा। ये राजनीतिक इवेंट्स करते हैं लोग। बाहर का माल है तो बाहर का माल है ना, इंपोर्टेड है। बाहर से अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ती है तो उसको लोग कहते हैं बाहर से आई व्यक्ति है, यहाँ की नहीं है, स्थानिक नहीं है, भूमिपुत्र नहीं है, ये भूमि कन्या नहीं है। इतना ही तो कहा है, तो उसका इतना इशू करने की जरूरत नहीं है भाई। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय मंत्री और झारखंड के लिए भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने भी प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि भाजपा का संकल्प है कि सरकार बनते ही पहले कैबिनेट में 2 लाख से अधिक खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा। इंतजार कर रही है अपने भाई का, किसके माथे पर भाई दूज का टीका लगाएंगे। यह हादसा था, हत्या थी, और गठबंधन की सरकार को इसका जवाब देना होगा जनता की अदालत में। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 2,87,000 खाली पदों को भरने का प्रस्ताव स्वीकृत किया जाएगा, और हम कैलेंडर बनाएंगे पूरा, किस तारीख को परीक्षा होंगी, किसको रिजल्ट आएगा,
और किस तारीख को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। साथ में ये संकल्प भी है हमारा कि पेपर लीक की पूरी जांच होगी, गलत तरीके से करी गई परीक्षा निरस्त होगी, नौजवानों को न्याय मिलेगा। 2,87,000 भर्ती के साथ साथ 5 लाख रोजगार के और अवसर सृजित करेंगे। और कोई दिन भाजपा की सरकार में, एनडीए के गठबंधन की सरकार में ऐसा नहीं होगा कि जब मां को अपने बेटे का इंतजार करना पड़े और बाद में पथराई आंखों से वह अपने बेटे के पार्थिव शरीर को देखें। बढ़ेंगे आगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा के मौके पर भोपाल में गौशाला में गाय को खाना खिलाया। बता दें कि आज गोवर्धन पूजा है और गोवर्धन पूजा को लेकर के देश भर में लोगों के अंदर उत्साह नजर आ रहा है। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी गोवर्धन पूजा के मौके पर न केवल पूजा अर्चना की बल्कि लोगों को गोवर्धन पूजा की बधाई भी दी। और हर त्योहार पर्व से हमको जीवन के विविध रहस्यों से परिचय भी आता है और आनंद में डूबने का मौका भी मिलता है। सच्चे अर्थों में दीपावली तो किसानों की दिवाली है। भारत कृषि प्रधान देश है, ऐसे में हमारे अपने सह अस्तित्व की भावना का सर्वोच्च प्रमाण है ये हमारी गौमाताओं के साथ हमारे संबंधों की व्याख्या, जिसे वेद वाक्यों में कहा गया गावो विश्वस्य मातरः। हमारी माँ से हमारा जन्म होता, लेकिन ये चराचर जगत की जननी अगर कोई है तो वो गोमाता है। गोमाता के जीवन से भारत की उन्नति, प्रगति, इतिहास सदैव गौरवान्वित होता आया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। आर्थिक रूप से प्रगति का भी अगर कोई बैकबोन के नाते से कोई व्यवसाय है तो वो हमारा दूध व्यवसाय है, गोमाता की सेवा है। गोवंश से भारत की पहचान है। ऐसे में हमारे यहाँ गीता, गंगा, गोवर्धन से ही जुड़ी हुई गोमाता का इतिहास है। भगवान कृष्ण को भी गोपाल की संज्ञा सर्वाधिक प्रिय लगती थी, उससे वो गिरधर भी कहलाए और उसी से वो मुरलीधर भी कहलाए। इसलिए भगवान कृष्ण के उस अतीत काल से लगा करके भगवान श्री राम का हमारे सभी ऋषि मुनियों ने सदैव गो पूजन पे ही जोर दिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश सरकार गोवंश के संरक्षण के लिए बड़ा काम कर रही है। 2019 की जनगणना में 1,39,00,000 से ज्यादा हमारे पास गोवंश है, जो भारत में जनगणना की दृष्टि से गोवंश की गणना में तीसरे नंबर पर है। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ गोवंश का ये जो क्रम नंबर 1 पे आए। जो गौशालाएं हैं उन गौशालाओं की संख्या बढ़े, गौशालाओं पे अनुदान हम बढ़ा रहे हैं, छाया की, पीने के पानी के सारे प्रबंध करके, खास करके किसानों की आय बढ़ाने में गोवंश का सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए गोपालन को बढ़ावा देना ये पशुपालन कल्याण मंत्रालय के माध्यम से हम लगे हैं और मुझे इस बात का संतोष है कि सरकार इस मामले में गंभीर भी है और ठोस कदम उठा रही है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा के इस अवसर पर मैंने अपने घर में पूजा की है। अब सास की पूजा करने जा रहा हूं। उसके बाद विजयपुर में सभी मित्रों के साथ में गोरस वो स्थान है जहां ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी गाय चराने मथुरा से मुरैना के उस विजयपुर श्योपुर के बेल्ट में गोरस तक आते थे। उसकी स्मृति में आज भी हजारों गोवंश गिर नस्ल का वहां मिलता है। कई सारे लोगों ने अपनी जिंदगी इसी बात के लिए समर्पित की है। ऐसे बंधुओं के बीच जाकर अपना कुछ समय बांटूंगा और गौमाता के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करूंगा। हमने प्रयास किया कि हमारे सभी नगर निगम में बड़ी बड़ी गौशाला बने। इसलिए पहले साल में हमने उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर इन पे ध्यान दिया। ग्वालियर में 9,000 से ज्यादा गौमाताएं हमारी वहां है और इस समय हमने खास ध्यान दिया कि गोवंश को पालने में केवल हमारे शासकीय कर्मी नहीं रहेंगे, इसमें संत समाज का भी योगदान लेंगे, उनका मार्गदर्शन भी लगेगा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि संत समाज के आशीर्वाद से हमारी सभी गौशालाएं आज बहुत आनंद से और गौमाताओं के संरक्षण के लिए बहुत ठोस काम कर रही है। मेरी अपनी ओर से गोवर्धन पूजा, दीपावली। तो मेरे साथ नेशनल बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।